कण सिद्धांत, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। मैक्सवेल द्वारा विकिरणों के लिए दिए गए विद्युत चुंबकीय सिद्धांत में माना गया कि विकिरण ऊर्जा तरंग के रूप में सतत प्रवाह है। यह सिद्धांत प्रकाश से संबंधित था, परंतु यह कुछ प्रघटनाओं की व्याख्या नहीं कर पाया। पहला, गर्म पिंड से विकिरण का उत्सर्जन, जिसे कृष्णिका विकिरण कहते हैं। दूसरा, धातु की सतह से विकिरण के टकराने पर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और तीसरा, ठोसों के तापमान के फलन के रूप में ऊष्माधारिता का परिवर्तन। चौथा, हाइड्रोजन के संदर्भ में परमाणु में देखे गए रेखा स्पेक्ट्रम। प्लैंक सिद्धांत के अभिलक्षण। परमाणु और अणु केवल विविक्त मात्राओं में ऊर्जा उत्सर्जित और अवशोषित करते हैं, ना कि अनवरत रूप में। विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण होता है उसे क्वांटम या फोटॉन कहते हैं। विकिरण की एक क्वांटम की ऊर्जा, जिसे ई से प्रदर्शित करते हैं, उसकी आवृत्ति, जिसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं, के समानुपाती होती है। ई बराबर एच न्यू या ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा, और यहाँ एच प्लैंक कांस्टेंट है, जिसका मान होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। इसको समझने का प्रयास करें कि ये है क्या कण सिद्धांत और क्या कहा गया है। यहाँ समझें कि पहले जब बात चल रही थी तरंग सिद्धांत की, तो ये कहा कि तरंग के बारे में हमने जाना, तरंग से एसोसिएटेड जो प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में हमने जाना था। फिर क्या हुआ कि ये जो प्रकाश के लिए दिया गया था सिद्धांत, ये स्थूल कणों पर तो लागू होता था, लेकिन सूक्ष्म कणों पर लागू नहीं होता था। यानी कि बात करें हम क्लासिकल मैकेनिक्स की, जिसको चिरसम्मत यांत्रिकी कहते हैं। ये जो चिरसम्मत यांत्रिकी थी, ये न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित थी। तो जितने भी बड़े पिंड हैं उनकी तो हम बात कर सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से, कि जैसे हम सोलर सिस्टम की बात कर लें, सूरज सेंटर में, उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो उन गतिमान पिंडों को तो क्लासिकल मैकेनिक्स से समझा सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें माइक्रो पार्टिकल्स की, जो हम बात कर रहे हैं परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो उनको समझाना इस क्लासिकल मैकेनिक्स से पॉसिबल नहीं था। तो उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स की खोज हुई, क्वांटम यांत्रिकी की बात आई। क्यों आई, क्या कारण था कि उनको समझा सकते थे और इसको नहीं समझा सकते? तो क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा तो मैक्रो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज भी बताई जा सकती हैं और माइक्रो की भी, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जो मैक्रो पार्टिकल्स हैं वो आवेशित कण नहीं है। जैसे हम क्या मानो सूरज के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो वो चार्ज पार्टिकल्स नहीं है। लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वह एक आवेशित कण है। उस आवेशित कण को हम किसके द्वारा नहीं बता सकते? क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा नहीं बता सकते हैं। उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स की बात आई या क्वांटम यांत्रिकी की बात आई, क्योंकि वो एक आवेशित कण है और वह आवेशित कण न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो उसमें जब हम बात कर रहे थे तो प्लांक ने कहा कि यहाँ जो ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन होता है, जब मानो कोई एक आवेशित कण लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा या उच्च से निम्न में आएगा, तो ये ऊर्जा का अवशोषण सतत नहीं होता है, बल्कि ये कैसा होता है? एक पैकेट या बंडल के रूप में होता है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को आप समझने की कोशिश करो। उन्होंने कहा कि जब कभी भी कोई कण, हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, कि वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। और ये जो ऊर्जा का अवशोषण है ये कंटिन्यूस नहीं होगा, ये सतत नहीं होगा, ये पैकेट या बंडल के रूप में होगा। उस पैकेट या उतना बंडल एक या निश्चित अमाउंट की एक एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वो लोअर से हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो ये जो निश्चित अमाउंट की ऊर्जा जो भी आवश्यक है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाने के लिए, उसको उन्होंने क्या कहा? फोटोन कहा या उन्होंने क्वांटा कहा।
अब ये जो उन्होंने फॉर्मूला दिया E इजकल टू एच न्यू, ये क्या था? E इजकल टू एच न्यू, उन्होंने न्यू यहाँ पर आवृत्ति थी और E वो जो विकिरण उस पर डाली गई थी उस अवशोषित विकिरण की ऊर्जा है। तो ऊर्जा किसके समानुपाती है? न्यू यानी कि आवृत्ति के समानुपाती है। ऊर्जा जो विकिरण की ऊर्जा है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। जब इसको बराबर किया E इजकल टू एच न्यू, तो H यहाँ पर क्या कहा? प्लांक स्थिरांक है जिसका मान 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। तो E यहाँ पर हमने इसको एक्सप्लेन करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को आप समझने की कोशिश करें कि प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या। देखो, जब कोई भी मेटल हमने लिया, कोई एक धातु की प्लेट ले ली, कोई मेटेलिक प्लेट, और उस पर हमने विकिरणें डाली, उस पर रेडिएशंस डाली, ठीक है। तो जब इन पर रेडिएशंस डालेंगे तो इनमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें से इमिट होंगे। इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। फिर समझो बात ध्यान से, जैसे हम ले मानो पोटेशियम या सीजियम या रूबिडियम की प्लेट लेते हैं, मेटल प्लेट, इस पर क्या डालते हैं? रेडिएशन, एक निश्चित ऊर्जा की या निश्चित आवृत्ति की विकिरणें इस पर डालते हैं। तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को विकिरण डालने पर इन मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यहाँ फिर समझें और आगे इसको ध्यान से कि अब मान लीजिए कोई एक हम रेडिएशन ली, वो रेडिएशन की आवृत्ति या उसकी ऊर्जा इतनी अवश्य होनी चाहिए कि इसमें से ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके, इलेक्ट्रॉन को ये निकाल सके। यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, धीमे या कम या क्षीण आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, तो जैसे विकिरण डालेंगे यानी कि कम एनर्जी की या कम आवृत्ति की विकिरण की आवश्यकता होगी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। लेकिन यदि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के साथ मजबूती से बंधे हुए हैं, प्रबल आकर्षण से बंधे हुए हैं, तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अब हमें अधिक ऊर्जा या अधिक आवृत्ति की विकिरण को भेजना होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के निकलने की घटना है ये इस मेटल प्लेट की नेचर पर निर्भर कर रही है कि यदि मेटल प्लेट में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड हैं तो कम एनर्जी या कम फ्रीक्वेंसी के जो भेजेंगे रेडिएशन उससे ही निकल जाएंगे, और यदि टाइटली बाउंडेड हैं तो हमें ज़्यादा भेजना पड़ेगा। एग्जाम्पल से बात समझाता हूँ। जैसे मानो पोटेशियम या रूबिडियम या सीजियम, इस पर तो हम विजिबल लाइट डालें, क्या करें हम? दृश्य क्षेत्र की विकिरणें ही डालें, तो वो उन विकिरणों से वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। लेकिन यदि हम जिंक की प्लेट लें तो जिंक की प्लेट पर इलेक्ट्रॉन इन तीनों की तुलना में मजबूती से बंधे होते हैं, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे होते हैं। तो विजिबल रीजन की यदि हम रेडिएशन भेजेंगे, दृश्य क्षेत्र की यदि विकिरण भेजेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगी। उसके लिए हमें अधिक ऊर्जा की विकिरणें यानी कि पराबैंगनी क्षेत्र यानी कि अल्ट्रावायलेट रीजन की भेजनी पड़ती हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए कितनी ऊर्जा या कितनी आवृत्ति की विकिरण की आवश्यकता है, यह निर्भर करता है मेटल की नेचर पर। तो अब हमें बात समझ में आ गई प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है कि विकिरणों के डालने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यदि कम आवृत्ति या कम ऊर्जा की डालोगे तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं। यदि बिल्कुल उतनी आवृत्ति की डालो जितनी इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे लेकिन सरफेस पर रहेंगे। लेकिन यदि हम उससे अधिक एनर्जी या अधिक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालेंगे तो जो एक्सिस में एनर्जी या जो फ्रीक्वेंसी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? उन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। वो उसके साथ गतिज ऊर्जा के रूप में एसोसिएटेड या सह संबंधित हो जाती है। अब आप बात समझो कि यदि ठीक उतनी ही डाली जितनी आवश्यक है तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे लेकिन उनमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी। तो अधिक की डालेंगे तो शेष बची हुई ऊर्जा जो निकालने की आवश्यक है वो तो उतनी ही है, लेकिन शेष बची हुई ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा से संबंधित हो जाती है। और ये एक्सिस को हम हाफ एम बी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं या गतिज ऊर्जा से। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो तो कहलाती है कार्यफलन या वर्क फंक्शन, जिसको एच न्यू जीरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं या एच न्यू नॉट भी कहते हैं। जो रेडिएशन भेजी, मान लीजिए हमने भेजी, मान लीजिए एच न्यू
हमने रेडिएशन ऊर्जा वाली रेडिएशन भेजी, E इक्वल टू एच न्यू, तो एच न्यू हमने ऊर्जा वाली रेडिएशन भेजी। ये एच न्यू नॉट से थोड़ी ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, मतलब जितनी भेजी उसमें से वर्क फंक्शन बची हुई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में एसोसिएटेड हो जाती है। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। ये इसकी कण प्रकृति को दर्शाता है। हमने शुरुआत कहाँ से की थी, कण सिद्धांत से, तो इसकी कण प्रकृति को दर्शाता है, तरंग प्रकृति को नहीं। हुआ क्या था कि ड्यूअल नेचर है, इसमें दोनों नेचर हैं, तो कण की प्रकृति को समझाने के लिए या ऐसे गुण जो कण प्रकृति से संबंधित हैं वो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, तो वो उसकी कण प्रकृति को दर्शाता है। इससे हमें समझ में आया कि ये कण, इलेक्ट्रॉन कण के रूप में निकलकर बाहर आ जाते हैं एनोड की तरफ, और जो एक्सिस में एनर्जी दी गई वो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है।